मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। आज 21 फरवरी 2025 है और आज की जो तारीख है, तारीख में बर्र-ए-सग़ीर के लिए बहुत ज़्यादा अहम रखती है, क्योंकि आज ही की तारीख में आज से 327 साल पहले इमामुल हिंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई थी। और वो सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरे बर्र-ए-सग़ीर के रहनुमा माने जाते हैं। इल्म हदीस के एतबार से, इल्म तफसीर के एतबार से, नई सियासी जो एक इजाद हुई है उसके एतबार से, या कह लीजिए हिंदुस्तान में आज़ादी की जो जिद्दोजहद हुई, तो उसका आगाज़ भी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने किया था। वो एक जदीद फ़लसफ़ा के बानी माने जाते हैं। तो जो पूरा बर्र-ए-सग़ीर है, उसका इल्मी सिलसिला या उसका सियासी सिलसिला या जो पूरी सियासी एक थ्योरी है, उसकी शुरुआत होती है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से। और मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर, उनके कंट्रीब्यूशन पर, उनकी आइडियोलॉजी पर, उनके अफकार पर बहुत तफसील से काम किया है मशहूर हिस्टोरियन अमरीश मिश्रा जी ने। तो आज हम उनके साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे कि किस तरह से वो देखते हैं और क्यों शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पूरे बर्र-ए-सग़ीर हिंदो पाक के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अमरीश साहब, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को आप किस तरह देखते हैं? आज उनकी 327वीं बर्थ एनिवर्सरी भी है। तो देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, एक्चुअली 322nd बर्थ एनिवर्सरी है ये। 1722, हाँ, 1703 में ये पैदा हुए थे। और इनका जन्म भी मुजफ्फरनगर के फूलत में हुआ था, जो कि बहुत ही मतलब वो पूरा एरिया और एक उस समय के इंटेलेक्चुअल्स का एक बहुत बड़ा सेंटर था। और शाह वलीउल्लाह साहब के जो फादर थे, वो फतवाए आलमगीरी जो औरंगजेब ने जो एक पूरा कोडिफिकेशन कराया था जो इंडिया में इस्लामिक लॉज का, और उसके वो जो पूरे जो कमिटी बनी थी उसमें भी थे शाह वलीउल्लाह साहब के फादर। और जो मदरसे दिल्ली है जो एक तरह से शाह वलीउल्लाह साहब से जुड़ गया, वो उनके फादर ने उसकी नींव रखी। अब 1703 में उनका जन्म होता है, 21 फरवरी 1703 में, और इसीलिए 322nd एनिवर्सरी आज है। अब वो उनका 1703 में जन्म हुआ, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। अब उसके बाद औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल अंपायर डिसइंटीग्रेट करने लगता है। अब जब ये डिसइंटीग्रेट करने लगता है, अलग अलग रीजनल हुकूमतें बनने लगती हैं, अलग अलग ताकतें जो हैं वो उभरने लगती हैं, जैसे मराठा उभरे, सिख उभरे, उधर रोहिलखंड में रोहिल्लाज उभरे, मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों। उधर अवध में जो मतलब जो एक मुगल सिस्टम में जो अलग अलग जागीर मनसबदारी या जो गवर्नर्स बनाए गए थे, जैसे जो गवर्नर अवध के बनाए गए थे, सादत अली खान, तो उनका जो है मतलब बुरहानुल मुल्क, तो उन्होंने फिर धीरे धीरे अपनी सत्ता बना ली। जो हैदराबाद में जो निजाम आसफ जाह को दिया, मतलब एक गवर्नर थे केवल, उन्होंने अपनी अलग सत्ता बना दी। और आज के भारत में भी आप देखिए जिस तरह की सिचुएशन है, वो उस समय जो मुगल अंपायर डिसइंटीग्रेट कर रहा था उसकी बहुत बड़ी छाप है। एक और चीज जो हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन धीरे धीरे बढ़ता गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंतोगत्वा जो मुगल अंपायर के डिक्लाइन के बाद उन्होंने एक राज को दूसरे राज से लड़ा के, और मैसूर जो सबसे ज्यादा उनको रेजिस्ट कर रहा था, टीपू सुल्तान और हैदर अली के अंडर, उनको मार के और बहुत सारा ये करके उन्होंने अल्टीमेटली हिंदुस्तान पे कब्जा किया। और वो भी मैं बताऊंगा कब्जे का क्या नेचर था। और फिर 1857 की जंग आजादी, पहली जंग आजादी हुई, उसके पीछे भी शाह वलीउल्लाह की जो आइडियोलॉजी है वही थी। अब देखिए, अब इसमें जो खास बात है, एक बात क्लियर कर देना पहले जरूरी है। जो लोग शाह वलीउल्लाह साहब को, अंग्रेजों ने ये शुरू किया था जब 1857 की क्रांति हुई, तो जो बहुत सारे मौलवी पार्टिसिपेट किए उसमें, तो उसमें आपको तो पता ही, मतलब वो तो पूरा जिहाद शामली हुआ था, उसके कई एपिसोड्स हुए थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह यहाँ लड़े थे लखनऊ में, उधर हाजी इमदादुल्ला, और जो देवबंद के फाउंडर्स राशिद गंगोही, रशीद वो अहमद गंगोही। बिल्कुल वो जिहाद शामली में लड़े थे। इधर इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली लड़े थे, फतेहपुर में मौलवी बरकतुल्लाह लड़े थे। मतलब ये पूरी सीरीज है। और वो कहा जाता है कि मुजफ्फरनगर से दिल्ली तक कोई पेड़ नहीं था जिसमें एक मौलवी की लाश नहीं लटक रही थी। तो वो देखिए, उस अंग्रेजों ने उस पूरे करंट को
वहाबी कह दिया। अब वहाबी, अब ये हर जगह पाएंगे, अच्छे से अच्छे स्कॉलर में आप ये पाएंगे वहाबी स्टैंड इन 1857। एक्चुअली वो वहाबी स्टैंड है ही नहीं, वो वलीउल्लाह स्टैंड है। वो वली उसको ये टर्म कॉइन ही नहीं हुआ। और ये मैंने पहले भी कुछ इंडिया के बुद्धिजीवी हैं जैसे जफर इस्लाम खान साहब हैं, इन लोगों से भी हमारे अच्छे, बहुत मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी, उनसे भी मेरी बातचीत इस पे हुई थी काफी साल पहले। क्योंकि मेरी जो 2 वॉल्यूम की किताब है, वॉर ऑफ सिविलाइजेशन इंडिया 1857 AD, 2000 पेज की, जो 2007 में हामिद अंसारी साहब ने रिलीज की थी जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे। तो उस किताब में भी मैंने 1857 की आइडियोलॉजी, जो सनातन धर्म और इस्लाम की यूनाइटेड फ्रंट पे बेस्ड थी, उसको वलीउल्लाहिज्म ही बताया था। अब लोग, अब उसको लोग वहाबी कह देते हैं, उसको इस तरह से कह देते हैं, आज तक वो चला आ रहा है। जो फॉरेन जैसे डालरिम्पल वगैरह हैं, या इस तरह के जो हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने लिखा है, लास्ट मुगल लिखी है या कुछ 1857 में, उन्होंने भी वहाबी इस तरह से उनको करार दिया है। अब देखिए सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि शाह वलीउल्लाह, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, शाह वलीउल्लाह साहब 1703 से 1762 तक रहे। वो दौर बड़ा एक टर्बुलेंस का दौर था, और जिस दौर में मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट कर रहा था और बहुत सारी नई ताकतें उभर रही थी। तो शाह वलीउल्लाह ने उसको एनालाइज किया। उन्होंने कहा मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के कारण क्या है, और वो जिस नतीजे पे पहुंचे वो बड़ा आधुनिक नजरिया था। वो नजरिया ये था कि जो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जो फ्यूडलिज्म इमर्ज कर रहा है, यानी जो जागीरदारी सिस्टम इमर्ज की, जो मुगल एम्पायर, क्योंकि मुगल एम्पायर में क्या था कि मनसबदार, जागीरदार, ये सब नाम के थे। इनको कैश पेमेंट सेंट्रल ट्रेजरी से होता था, और जो रेवेन्यू, मतलब इनको किसानों के ऊपर अधिकार नहीं थे कि किसान के ऊपर मनमानी कर लगा सके, ये इनको अधिकार नहीं था। और ये जो स्टेट है मुगल स्टेट, ये बड़ा प्रोग्रेसिव था, और इसके अंदर मर्केंटाइल कैपिटलिस्ट रेवोल्यूशन हो रहा था औरंगजेब, मतलब शाहजहां के समय से। और उसमें जो है भारत यूरोप से कम्पीट, बल्कि उस समय तो यूरोप से बहुत आगे था। भारत का जी। जब औरंगजेब की डेथ हुई तो 20% GDP था, दुनिया के 22% ट्रेड पे भारत कंट्रोल करता था। ये सब सेकुलर वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने लिखा है, ये कोई मेरी बात नहीं है, ये आम आम नॉलेज है। तो वो जो मर्केंटाइल रेवोल्यूशन हो रहा था, जो आगे चल के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बनता हिंदुस्तान की परिस्थिति में, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके भारत की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को खत्म करके अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया यूरोप का। वो भारत की दौलत, भारत के रिसोर्सेज, यहाँ जो आज हम भी उतने प्रॉस्परस होते अगर ये जो मुगल एरा की जो लाइन थी वो चलती। तो शाह वलीउल्लाह साहब ने एक ये चीज दी, उन्होंने कहा कि देखो, मुगल एम्पायर की, औरंगजेब की डेथ के बाद फ्यूडलिज्म बढ़ रहा है, जागीरदारी सिस्टम बढ़ रही है, ये मनमाने तरीके से कर लगा रहे हैं किसानों पे, ट्रेडर्स पे, इस पे। और ये जो है पूरे के पूरे समाज को पीछे रह जा रहा है। जो खालिसा लैंड्स थी, यानी जो रॉयल लैंड्स थी, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पर ये था कि जो सारी जो जमीन है वो या तो भगवान की है या वो एम्परर की है, और एम्परर जो है अलॉट कर सकता है, और एम्परर ही तय करेगा कि किसको कितना कर देना है। लेकिन और मुगल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन से इस तरह की लोकल फोर्सेस उभर गई जिन्होंने जमीन पे कब्जा किया, जागीरदारी की, अपने खुद के अलग स्टेट्स बना ली, जैसे मैंने बताया आपको कई नाम जो उसमें है इतिहास में। और फिर उसी से अंग्रेजों को मौका मिला। लेकिन शाह वलीउल्लाह साहब देखिए, उनकी 1762 में डेथ हो गई थी। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, जिसमें सबसे पहली बात मतलब जो बंगाल का सूबेदार, मतलब बंगाल की सूबेदारी सिराजुद्दौला के हाथ में थी, उनसे रॉबर्ट क्लाइव ने ले लिया। लेकिन 1757 उस समय कोई बहुत बड़ा इवेंट उस समय के लोगों के लिए नहीं था, क्योंकि देखिए वो उसमें कोई अंग्रेजों ने, जो लोग सोचते हैं कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी से अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं है। वो उनको वो केवल उसमें उन्होंने सिराजुद्दौला को हटा के मीर जाफर को बैठाया। उसके बाद जो 1765 में, जो 1764 बक्सर की लड़ाई हुई, उसमें उसके बाद अंग्रेजों को दीवानी राइट्स मिली। उस पर भी उनको पॉलिटिकल कंट्रोल इंडिया पे नहीं मिला, वो 1803 में मिला। तो खैर ये सब देखिए जो टाइमलाइन है मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि शाह वलीउल्लाह साहब का 1762 में इंतकाल हो गया। तो उनका जो था वो अंग्रेज उस समय तक उस तरीके से फैले नहीं थे भारत में। अंग्रेज बहुत ही एक लिमिटेड उसमें थे, और उनका बस रोल ये था कि वो किसी एक को हेल्प करते, किसी दूसरे को हेल्प करते।
मतलब एक राजा को हेल्प करते किसी दूसरे के खिलाफ, एक नवाब को हेल्प करते किसी दूसरे के खिलाफ, यही उनका रोल था। शाह वलीउल्लाह साहब ने जो, इसीलिए उनका क्रिटिक अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, क्योंकि उस समय उस तरीके से अंग्रेज उभरे नहीं थे। उनका क्रिटिक सिस्टम के खिलाफ था। उनका जो सिस्टम उभर रहा है, अल्टीमेटली ये जो सिस्टम है ये भारत को एक गलत दिशा में ले जाएगा। भारत में जो इंसाफ की बात है, वो इंसाफ है वो नहीं होने देगा। और उन्होंने कहा कि जो उन्होंने सबसे बड़ी उन्होंने जो जो इश्यूज उठाए, उन्होंने 2-3 ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिए जो उस समय यूरोप में दे रहे थे लोग। यूरोप में रूसो, एडम स्मिथ, ये लोग, जैसे एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट था लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, कि यानी जो भी दौलत इंसान, जो भी दौलत पैदा होती है वो श्रम से पैदा होती है, मेहनत से पैदा होती है। ये बात पहले नहीं थी। पहले सामंती एरा में ये था कि दौलत जो है वो तो अधिकार होता है सामंत का ये। लेकिन जो मॉडर्न एरा की जो थिंकिंग आई, सबसे अब दुनिया जानती है कि एडम स्मिथ ने इसको डिस्कवर किया, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। लेकिन एडम स्मिथ की जो किताब आई वो 1780s में आई, वेल्थ ऑफ द नेशन। उसके पहले शाह वलीउल्लाह साहब ये बात कह चुके थे। उन्होंने इस बात को, क्योंकि 1762 में उनका देहांत हो गया था, उसके पहले उन्होंने बलीगा, हुज्जतुल्लाह बलीगा जो उनकी किताब है, जो 6 वॉल्यूम में अरबिक में है, उसमें, हाँ, उसमें उन्होंने ये बात साफ कर दी थी कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, कैसे लेबर वैल्यू पैदा करता है। ये बात सोचिए उन्होंने तब कह दी थी कि जो श्रम है वो ऐसा नहीं है कि किसी राजा या भगवान की ओर से जो है वो दौलत पैदा हो जाती है। श्रम जो है, जो मेहनत है, वो और उससे ही वैल्यू पैदा होती है। अब ये जो देखिए सारी बातें थी, ये सारी बातें बहुत लोग उस समय उसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाए। बाद में जो रूसो की जनरल थ्योरी थी, जनरल थ्योरी ऑफ विल थी, यानी जो रूसो ने भी एक जो फ्रेंच फिलोसफर थे और फ्रेंच रेवोल्यूशन का जिन्होंने आधार रखा, कि उन्होंने कहा कि भाई जो शासन होना चाहिए उसमें टैक्स ज्यादा नहीं होने चाहिए, और जो किसान हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे उद्यमी हैं, उनके हाथ में कहीं ना कहीं सत्ता होनी चाहिए, या उनके हाथ में, मतलब सामंतों से निकल के उनके हाथ में जो लेबरिंग क्लास है, जो व्यापारी क्लास है, उसके हाथ में ये इकोनॉमिक पावर और फिर पॉलिटिकल पावर भी होनी चाहिए। ये बात शाह वलीउल्लाह ने भी कही थी। शाह वलीउल्लाह ने कहा था कि जो टैक्सेशन है, ये टैक्सेशन आज के दौर में इसको खत्म करना होगा और भारत को उस समाज की तरफ बढ़ना होगा जहां डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर कहां था? वो एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी में था। तो सोचिए, शाह वलीउल्लाह ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की वकालत की थी उस समय। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की वकालत की थी। उन्होंने, मतलब ये इस नाम को बिना लिए, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर की जब उन्होंने बात कर दी, वो बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट था 18th सेंचुरी में। उसका मतलब था कि वो ये देख रहे थे, फ्यूचर देख रहे थे, और मुगल अंपायर को कैसे रिकंस्टिट्यूट किया जाए ये वो देख रहे थे। तो उनका ये कहना था कि भाई वो अब पुराने आधार पे मुगल अंपायर नहीं चल सकता, उसका नया आधार बनना पड़ेगा, जिसका किसान, छोटे उद्योगपति, छोटे व्यापारी, ये उसके बेसिस बनेंगे, और इनके साथ न्याय होगा, और उसके बाद ही कोई नया समाज बन सकता है, और उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होगा, यानी स्पेशलाइजेशन होगा। ये सारी चीजें देखिए यूरोप ने अपने कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो यूरोप ने अपने यहाँ किया, उसकी ये अभिन्न शर्तें थी। इन्हीं के जब ये सब चीजें विकसित हुई, तभी यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। वो सारी चीजें शाह वलीउल्लाह कह चुके थे पहले। अब इसका मतलब ये हुआ कि भारत में अगर अंग्रेज नहीं आते तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ होता, और हम लोग अपना एक नए तरीके का, एक आज दूसरी स्थिति होती हमारी स्थिति। जैसे जापान ने अपने को बिना बाहरी ताकतों को अंदर आए हुए खुद ही विकसित किया, जो फ्यूडल जापान था, मॉडर्न जापान बना। उस तरीके से भारत भी उस दिशा में जा सकता था अगर अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं होता। दूसरी बात इसमें देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो वो मैं बाद में बताऊंगा 1857 के, जो शाह वलीउल्लाह साहब ने जो कुरान का जो तर्जुमा किया अरबिक से फारसी में, और ये आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये चीज पर्शिया में नहीं हुई, ये चीज कहीं नहीं हुई। उसको बहुत, और उस समय उनको विरोध का सामना करना पड़ा। और इसमें मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। जब संत तुलसीदास ने अकबर के समय, संत तुलसीदास ने जब राम की कहानी अवधी में लिखी, जिसको हम रामचरितमानस के नाम से आज हिंदुओं के घर घर में रामचरितमानस पढ़ी जाती है, और वो बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी उस समय की राइटिंग थी।
जब राम की कहानी, क्योंकि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी वो संस्कृत में थी, जब उन्होंने अवधी में ट्रांसलेट की, इतना विरोध का सामना करना पड़ा कि अगर अकबर का प्रोटेक्शन नहीं होता, और अकबर का प्रोटेक्शन उनको, जो जो रहीम खाने खाना थे, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, वो खुद भी संत थे, रहीम खाने खाना, और वो तुलसीदास जी के मित्र थे। तो वो और पूरी इसकी बकायदा प्रमाण है कि अकबर तुलसीदास के बनारस में मीटिंग हुई थी, वो पूरे नाव के बीच दो नावें आ रही हैं, उसकी पूरी पेंटिंग सब ये बनारस के म्यूजियम्स में सब है, और एक कुछ वहां के राजस्थान के भी रॉयल हाउसेस के म्यूजियम में। तो मैं ये कह रहा हूं कि तुलसीदास जी ने जो क्रांतिकारी काम किया था, उस समय के जो पंडित हैं उन्होंने विरोध किया था, और उनको जान से मारने की बहुत बड़ी साजिश हुई थी। वही स्थिति शाह वलीउल्लाह के साथ थी 18th सेंचुरी में। जब उन्होंने पर्शियन में तर्जुमा किया तो बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था, और उस सारे विरोध को देखते हुए उन्होंने कहा नहीं, इस्लाम को मतलब एक मुजद्दिद की जरूरत है, रिन्यूअल की जरूरत है। इस्लाम एक नए उसको, इसीलिए उनको मुजद्दिद कहा गया। और जी। फिर और फिर पूरी धारा निकल गई, वो शायद पहले थे दुनिया में। फिर उसके बाद आप सोचिए, मुस्लिम ब्रदरहुड, हसन अल बन्ना, मौलाना मौदूदी, उसके बाद जमीयत उलमा हिंद, ये सब बाद में आए, काफी बाद। ये तो आपके 18th सेंचुरी में शाह वलीउल्लाह ने इस तरह का दो दो स्फीयर में, रिलीजियस स्फीयर में और सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्फीयर में, दोनों तरह, क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिक थिंकर, बहुत बड़े इकोनॉमिक थिंकर थे वो, बहुत बड़े, वो एक जो पॉलिटिकल साइंस के, वो पूरे मतलब उन्होंने जो पॉलिटिकल साइंस के लॉस को एक्सप्लेन किया वो, और एक तरफ वो जो उनकी इस्लाम के अंदर इस्लाम को रिफॉर्म करने वाली बात थी, जिसमें उन्होंने वहादत उल वहूद और वहादत उल शुहूद दोनों कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने मिलाने की बात की कि ये दोनों दरअसल एक ही हैं। इसको लेके काफी पहले झगड़ा होता था, ये होता था, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये दोनों एक ही हैं, इनमें सिमेंटिक डिफरेंसेस है, कुछ इसमें शब्दों को लेके, भाषा को लेके कुछ डिफरेंसेस है। तो ये जो देखिए पूरी बात। अच्छा, अब शाह वलीउल्लाह साहब का इंतकाल होता है 1762 में, उसी के तुरंत बाद अंग्रेजों का शासन बढ़ने लगता है। ईस्ट इंडिया कंपनी अभी पॉलिटिकल पावर नहीं लेती है, मुगल अंपायर के नाम पे ही रूल करती है, लेकिन वो रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स ले लेती है, वो रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स ले लेती है, और उसके आधार पे वो अपने राज को, अपने शासन को वो पूरा ये बढ़ाती है। नाम होता है मुगल अंपायर का, लेकिन शासन होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब क्या होता है कि फिर भी दिल्ली पे मराठों का कब्जा था, और मराठे जो हैं वो शाह आलम जो मुगल एम्परर थे उसको, वो उनके साथ थे, महादजी सिंधिया। अब जब मराठे उनके साथ थे, जब मराठे उनके साथ थे, उस समय देखिए तो शाह वलीउल्लाह के जो बेटे हैं शाह अब्दुल अजीज, वो संभाल रहे थे। तो उन्होंने जब तक महादजी सिंधिया एक तरह से मुगल अंपायर के प्लेनिपोटेंशियरी थे, उनको तब उन्होंने कोई ऐसा फतवा दारुल हर्ब का नहीं दिया। लेकिन 1803 में जब लसवारी की लड़ाई में दौलत राव सिंधिया, महादजी सिंधिया के बेटे, जब उनको अंग्रेजों ने हराया, उसके बाद उनको आप सोचिए कि शाह अब्दुल अजीज ने, जो कि शाह वलीउल्लाह के बेटे थे, दारुल हर्ब का फतवा दिया। और दारुल हर्ब का भी वो फतवा भी क्या, मतलब एक मिसाल है, दुनिया में ऐसे फतवे नहीं मिलते आपको, जिस फतवे में ये साफ लिखा है कि सत्ता जो है ना मुस्लिम्स के अंडर है, ना उनके धिम्मी के साथ है। यानी धिम्मी मतलब हिंदू, मतलब अगर धिम्मी के साथ जब तक सत्ता थी तब भी ठीक था। ये ऐसा फतवा नहीं है कि सत्ता ना तो मुसलमानों के हाथ में है, ना ही उनके धिम्मी के हाथ में, और इसीलिए जिहाद करना हिंदुस्तान में अब लाजिम हो गया है। और ये वो दौर था 1803, जब जो राजे रजवाड़े अंग्रेजों से लड़ रहे थे उनकी ताकत खत्म हो चुकी थी। 1799 में टीपू सुल्तान मारे जा चुके थे, मराठे भी लगभग, जैसे मैंने बताया, बैटल ऑफ लसवारी में हार गए थे, और धीरे धीरे मराठा साम्राज्य भी 1818 में खत्म हो जाता है। तो ये जो जरूरत थी कि हिंदुस्तान के आवाम को अब आगे आना है अंग्रेजों से लड़ने के लिए, ये सबसे पहले शाह वलीउल्लाह के बेटे शाह अब्दुल अजीज ने उस दारुल हर्ब फतवे के माध्यम से दी, जिस फतवे के चलते सैयद अहमद बरेलवी और खुद ये सैयद शाह इस्माइल, जो कि ग्रैंडसन थे शाह वलीउल्लाह के, ये जिहाद करने निकले, और इन्होंने वहां पर पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ, और उस समय जो सिख अंपायर था उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जिहाद किया। अब उसको लोग आज दूसरी तरह से उसको एनालाइज करते हैं, कम्युनल तरह से, उसमें हम नहीं जा रहे। लेकिन मुख्य बात ये है, अच्छा, उसके साथ बंगाल में भी जो फरैजी मूवमेंट था, और फरैजी मूवमेंट जो 1857 तक चला, उसके बाद जो तीतू मीर का आंदोलन था, किसान का, कृषक समाज, एक कृषक राज होना चाहिए, किसानों का राज होना चाहिए, ये जो पूरी बातें थी,
ये जो पूरी बातें थी, ये भी देखिए कहीं ना कहीं, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जो शाह वलीउल्लाह के आइडियाज पे और शाह अब्दुल अजीज ने जैसे आगे बढ़ाया, वो बंगाल में, पंजाब में बड़ी बड़ी अपराइजिंग्स हुई, किसान अपराइजिंग, और एक क्रांति, और जो शाह वलीउल्लाह के जो विचार थे उनको एक क्रांतिकारी अलमीजामा उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज ने पहनाया जिहाद के नाम से। और जिहाद का भी जो पूरी डिबेट बाद में चली, जिसको मुस्लिम ब्रदरहुड ने चलाई और मौलाना मौदूदी ने भी चलाई, कि जिहाद का मतलब केवल ये नहीं है कि चुपचाप अपना इंटरनल रिफॉर्म करो, बाहर के समाज को भी तुम्हें ठीक करना है, वहां भी क्रांति लानी है। ये जो कॉन्सेप्ट है जिहाद का, ये इसको लेके बड़ा वो था। और उस समय अंग्रेजों ने जब 1803 में हिंदुस्तान पे कब्जा किया, तो मतलब जब मराठों को हटा के वो लोग मुगलों के प्लेनिपोटेंशियरी बन गए। अभी मुगल अंपायर को हटाया नहीं था, वो बाद में 1857 के पहले हटाने की साजिश थी, उसी वजह से 1857 हुआ भी। तो 1803 में ही अंग्रेजों ने इस तरीके से एक प्रेशर डाल के कई मुस्लिम मौलानाओं से दारुल अमन इसको डिक्लेयर कराने के चक्कर में थे कि दारुल अमन डिक्लेयर करो। लेकिन शाह अब्दुल अजीज ने दारुल हर्ब डिक्लेयर किया, और दारुल हर्ब में उनको हिंदुओं का सपोर्ट था। जो मराठा उस जैसे मैंने बताया, दौलत राव सिंधिया, जसवंत राव होलकर, ये इस तरीके से बड़े बड़े जो मराठे उस समय थे, वो इनके साथ थे शाह अब्दुल अजीज के, और उनके साथ लड़ाइयां लड़ी इन लोगों ने। आमिर खान जो इसके जो जो टोंग के नवाब बाद में बने, इन लोग सब ने मिल के अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। फिर जब वो भी फेल हो गया, तो फिर किसानों और बाकी तबकों ने हथियार उठाया, और फिर 1857 के जस्ट पहले आप सोचिए कि जो मंगल पांडे ने जो क्रांति शुरू की, जो 1857 में, वो पूरा जो वरीलाइट्स पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ा नेटवर्क फैला था, और ये मतलब पटना से लेके आपके बालाकोट तक, हजारा तक, वहां नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, काबुल तक। और काबुल सोच आप इसका रेंज देखिए, काबुल से लेके चेन्नई तक, क्योंकि मौलवी अहमदुल्ला शाह साउथ से आए थे, और वो जो यहाँ पर लखनऊ में क्रांति के लीडर बने बेगम हजरत महल के साथ, और उसमें सारे जो विचारधाराएं थी वो शामिल थी। सुन्नी इस्लाम की सबसे रेडिकल धारा वल्लाहिज्म, उसके बाद शिया इस्लाम की सबसे रेडिकल धारा, जिसको बेगम हजरत महल, जो उसूली ब्रांच था जो जो शिया थिंकिंग का। हिंदुओं में जो एक गीता में जो बात है कि जैसे इस्लाम में जिहाद की बात है, वैसे गीता में धर्म युद्ध की बात है, कि अगर तुम मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। ये सोचिए, गीता की पूरा गीता में इस तरह की मतलब, बात है क्या? हाँ मैं उसको कोट कर रहा हूँ, हतो व प्राप्य से स्वर्ग, जितवा व भोक्ष से महीप। यानी अगर मारे जाओगे, ये भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर मारे जाओगे, जब अर्जुन को दुविधा होती है कि हम कैसे भीष्म पितामह और हमारे सब बुजुर्ग लोग हैं, उन पे हम कैसे बाण चलाएं, हमारे भाई हैं कौरव, उन पे कैसे हम बाण, तो फिर कृष्ण ने कहा, हतो व प्राप्य से स्वर्ग, मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जिंदा रहोगे तो इस धरती को भोगोगे। जितवा हुआ भोक्ष से महिम, तदास्तुष कौनताए, मतलब फिर उन्होंने अर्जुन का आह्वान किया कि तो अब तुम बाण उठाओ। ये बात जो है देखिए 1857 में ये बात गूंजी, इसीलिए 1857 में जो जिहाद का जो फतवा दिया गया मौलवी फजल हक खैराबादी और तमाम लोगों ने, वो पूरा जो है वो हिंदू मुसलमान दोनों ने उसको एक क्रांति का फतवा समझा। हिंदुओं ने अपनी तरह से समझा, मुसलमानों ने अपनी तरह से समझा, और ये हुआ कि ये दीन की लड़ाई है। इसमें मजहब अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन दीन हमारा एक है। जो हिंदू मुसलमान है, दोनों का दीन एक है। और दीन का नारा आप देखिएगा उस समय, क्योंकि भाई जो बंगाल आर्मी रिवोल्ट की, वो 80% तो हिंदू थी, उसमें 40% ब्राह्मण थे, 20% ठाकुर थे, 20% अदर ओबीसी थे, और फिर 20% मुस्लिम थे। तो वो जो प्रीडोमिनेंटली ब्राह्मण आर्मी जो थी, वो दिल्ली क्यों गए बहादुर शाह जफर को सत्ता पे बैठाने, और उन्होंने अपना लाखों लाख लोग शहीद कर दिए। जैसे मुजफ्फरनगर से दिल्ली के बीच मौलवी मारे गए, जाट बहुत सारे मारे गए, बाबा शाह अमल जैसे जाट, वो वहां पर बहुत बड़े हीरो हैं। इस समय आप वेस्ट यूपी में जाइए, मेरठ के, बागपत के। तो उसी तरीके से अवध में जो ब्राह्मण लड़े, ठाकुर लड़े, और जो पासी लड़े, और जो तमाम और समुदाय लड़े, तो अवध की सोचिए पॉपुलेशन 1 करोड़ थी, वो 25 लाख लोग उसमें से मारे गए थे, 1/4। ये हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है, और मेरी खुद की किताब में, और इतना बड़ा कत्लेआम कहीं नहीं हुआ था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हिंदू मुसलमानों ने मिलकर जो दीन का एक सवाल उठाया,
और दीन को एक एंटी इंपीरियलिस्ट, एंटी कॉलोनियल एक फिलॉसफी में ढाला। आज भी देखिए तो फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में बार बार अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं, लेकिन बात वो लोग यही कहते हैं कि भाई हमारा हम ये हमारे दीन की लड़ाई, दीन की लड़ाई है ये। बिल्कुल और बहुत सारे अरब्स भी उस समय भारत में, क्योंकि उस समय ये अरब देशों में तेल नहीं था, तो भारत में वो कई राज्यों के वो मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों उनके वो मर्सेंट्री सोल्जर्स थे। तो जब 1857 में विद्रोह हुआ तो निजाम की सेना में बहुत सारे अरब्स थे, उधर गुजरात के रजवाड़ों में अरब्स थे, उन्होंने भी विद्रोह किया। तो ये मैं क्या, वो सब अब वहीं से कुवैत से, पैलेस्टाइन से, उस समय वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, वो वहां से आए थे सब। तो मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, और उसके साथ पठान भी। तो ये जो पूरी एक जो शाह वलीउल्लाह का देखिए ये जो कंट्रीब्यूशन है कि 1857 के जो ये जो आइडियोलॉजी थी, जो दीन की आइडियोलॉजी, उसको मान लीजिए कि दीन की आइडियोलॉजी, दीन की आइडियोलॉजी, और दीन के लिए जिहाद करो, क्रांति करो, खून बहाओ, शहादत दो, ये जो पूरी विचारधारा थी ये शाह वलीउल्लाह के से शुरू होती है। और भारत, और फिर दूसरी बात, 1857 में जो दिल्ली प्रोग्राम था, जो 4 महीने दिल्ली आजाद रहा, तो वहां के क्रांतिकारियों ने अपना एक ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम निकाला। उन्होंने कहा कि अंग्रेज तो हमारी दौलत लूट के बाहर ले जा रहे हैं, हम सत्ता में आ गए हैं तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने वही चीज कही, उन्होंने कहा कि हम सरकारी खर्चे से हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाएंगे इंडिया में। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पेजेंट्री को मोबिलाइज करके जो जमींदारी सिस्टम है उसको हम खत्म करेंगे, ये जो लैंड रिफॉर्म्स करेंगे, ये जो चीजें जो शाह वलीउल्लाह के इकोनॉमिक आइडियाज थे कि एक नेशन प्रोग्रेस इसी तरीके से कर सकता है, वो चीज 1857 के पूरे पॉलिटिकल प्रोग्राम में थी। अब यहां पर देखिए जो थोड़ा सा एक मामला ये आ जाता है कि लोग उनको कहते हैं कि नहीं वो तो थोड़ा एंटी शिया थे, थोड़े एंटी हिंदू थे। ऐसी कोई, देखिए उस समय के जो हालात थे 1760 में, देखिए बैटल ऑफ पानीपत की लोग बात करते हैं कि शाह वलीउल्लाह ने उस समय मराठों के खिलाफ सारे मुस्लिम्स को एकजुट किया। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वो मुगल अंपायर को बचाना चाह रहे थे। अब मुगल अंपायर को मराठे भी बचाना चाह रहे थे, इसीलिए मैं बैटल ऑफ पानीपत को ट्रेजेडी मानता हूँ। और इतिहास में ऐसा होता है कि बहुत सारे की लोगों के विचार वो कालजयी होते हैं, लेकिन उनके एक्शंस कुछ अपने ऐतिहासिक जो सीमाएं हैं उसमें वो बंधे होते हैं। तो देखिए जैसे मराठे जो थे वो भी दिल्ली को मतलब उन्होंने कब्जा नहीं किया, दिल्ली तक पहुंच गए वो, लेकिन उन्होंने मुगल अंपायर के अंडर नहीं समझा। शाह वलीउल्लाह को ये वो था कि उन्होंने, इसलिए उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को बुलाया। अब आप यहां पर देखिए टेक्निकल बात है, टेक्निकल बात यह है कि दरअसल जो काबुल था वो मुगल अंपायर का हिस्सा था, तो ये कोई बाहरी को नहीं बुला रहे थे। लोग कहते हैं कि बाहरी को बुला रहे थे। आप ये कह सकते हैं कि नहीं मराठा उस समय ज्यादा ये थे और अहमद शाह अब्दाली को बुलाने की क्या जरूरत थी। लेकिन अहमद शाह अब्दाली को उन्होंने इसलिए नहीं बुलाया कि कोई इस्लाम के लिए, उन्होंने इसलिए बुलाया कि मुगल अंपायर के जो अलग अलग फैक्शन थे जो टूट गए थे वो एक हो, और उनमें एक जंग, भाई एक होने का तरीका जंग भी होती है। बहुत सारे देशों के विकास में कई जो जब एक देश, एक बड़ा साम्राज्य टूटता है फिर उससे देश निकलता है नया, तो कई जंगें भी होती हैं, आपस में भी होती हैं। तो वो सारी जो परिस्थिति थी उसमें हम यहाँ पर शाह वलीउल्लाह जी को क्लीन चिट देंगे। और दूसरी बात, जो ये पूरी बात है जो एंटी शिया की वाली बात है, इसमें भी आप देखिए तो ये सब उस समय की वक्ती चीजें थी। मतलब उस समय जो पूरा एक माहौल था वो उसको जिस तरीके से, भाई आप सुन्नी इस्लाम को रिन्यू करने की बात कर रहे हैं 18वीं सदी में, 18वीं सदी जो एक आधुनिक आज का दौर नहीं है जब एक दूसरी फिलोसफी आ गई है ये। लेकिन शाह वलीउल्लाह जो थिंकिंग ला रहे थे वो यही ला रहे थे, यूनिटी ऑफ ब्रदरहुड की, कि यूनिटी ऑफ ब्रदरहुड एक एक होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए जो शाह वलीउल्लाह एक मॉडर्निस्ट थे, आधुनिकतावादी थे। उन्होंने आधुनिक भारत की नींव, अ, मतलब वैचारिक नींव उन्होंने रखी, और उनके बेटे ने भारत के आजादी के आंदोलन की उन्होंने जो व्यवहारिक नींव रखी। ये देखिए उनका कंट्रीब्यूशन। जी बिल्कुल। अमरेश साहब आपने बड़ी तफसील से शाह वलीउल्लाह की आइडियोलॉजी, उनकी पॉलिटिकल थ्योरी को रखा। तो क्या ये समझा जाए कि जो जमहूरियत है, जो डेमोक्रेसी है, और इस्लाम में भी शुराई निज़ाम है, इस्लाम का जो निज़ाम है वो इस्लाम डेमोक्रेसी की बात करता है जिसमें हुकूमत में सबकी शिरकत हो, किसी एक के हाथ में इक़्तिदार न हो, और एक ऐसा निज़ाम हो जिसमें इंसाफ मिल सके, जस्टिस मिल सके। तो क्या शाह वलीउल्लाह इस हवाले से काम कर रहे थे? वो
अगर अंग्रेज ना आए होते तो खुद वो इसके लिए लगातार जिद्दोजहद कर रहे थे, आप इस तरह की बात कह रहे हैं मतलब? उनकी जो विचारधारा थी उसमें यही बातें थी, उसमें यह था कि अब जो है समाज को आगे बढ़ना चाहिए, नंबर एक। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेस, अंग्रेज कहते हैं कि भारत के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेस था ही नहीं, हम लोग लाए, हम लोग सब कुछ लाए, आधुनिक विचार, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेस। ऐसा नहीं था, शाह वलीउल्लाह ने के पूरे अंदर उनकी थिंकिंग जो थी उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेस था कि आगे बढ़ना चाहिए समाज को। आगे कैसे बढ़ेगा? आगे अपने सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज करके आगे बढ़े। जो बात जॉन एडम और रूसो कह रहे थे इंग्लैंड में, यूरोप में, और चेंज करके आप कैसे बढ़ेंगे आगे? तो उन्होंने कहा कि आपको ज्यादा से ज्यादा डिवीजन ऑफ लेबर करना होगा, आपको इंडस्ट्रियलाइज, मतलब उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ड नहीं यूज किया, लेकिन उन्होंने पूरी उसकी स्थितियां बता दी कि किस तरीके से अब जो समाज होगा, और उसमें जो टैक्सेस हैं वो कम होंगे, उसमें जो बड़े बड़े जो जमीन पे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं उनको तोड़ना होगा। ये सारी चीजें उन्होंने सोचिए रखी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का आधार बनी यूरोप में, तो भारत में भी तो वो आधार बन गई थी। और लेकिन अब वो अंग्रेज 1765 में आ गए, उन्होंने सारी इन संभावनाओं को कुचल दिया। और जब वो कुचल दिया तो फिर शाह अब्दुल अजीज उनके बेटे ने कहा कि अब जो है हथियार उठाने का टाइम आ गया आम जनता को, और उन्होंने 1803 में फतवा दिया। तो वो जिहाद का फतवा, जिसको लेके बीजेपी गलत प्रोपेगेंडा करती है, बहुत कम्युनल हिस्टोरियंस भी गलत प्रोपेगेंडा करते हैं, उस जिहाद के फतवे को मैं पहले बोल चुका हूं, इसको फिर से बोलता हूं। उसमें यह साफ लिखा है कि सत्ता ना तो मुसलमानों के पास है, ना उनके धिम्मियों के पास है। आप दुनिया में कोई ऐसा फतवा बता दीजिए जिसमें यह मेंशन्ड है कि नॉन मुस्लिम्स के पास सत्ता नहीं है इसलिए जिहाद करो। आप बताओ कहीं है? नहीं, कहीं कहीं पर नहीं। ये फतवा है? ये फतवा हिंदुस्तान की धरोहर है। 1803 में ये लिखा हुआ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आप देख लीजिए, दारुल हक के फतवे के ओरिजिनल वर्ड जो थे वो यही थे, और उसमें बकायदा मराठों का नाम दिया हुआ है कि देखिए इनके साथ ये, मराठों के साथ ये हुआ। अब सोचिए, शाह, वो लोग कहते हैं शाह वलीउल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली को बुलाया मराठों से लड़ने के लिए, लेकिन उनके बेटे 1803 में क्या कह रहे हैं? उनके बेटे कह रहे हैं मराठों के साथ मिलकर लड़ो, ये कह रहे हैं ना। बड़ी तो ये आप देखिए, ये जो पूरा एक इतनी बड़ी लेगेसी, आप सोचिए कितनी हिंदुस्तान में। और ये खैर अब इंडिया की ट्रेजेडी, 1857 उस तरह से सफल नहीं हो पाया, आधा ही सफल हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा दिया लेकिन अंग्रेजी राज को नहीं भगा पाया। अब उसके बाद जो उसके बाद देखिए, तो सबसे सबसे पहले 1867 में राशिद गंगोई और कासिम नानोतवी ने देवबंद स्कूल की नींव रखी, और ये दोनों लोग थे जो हथियार लेके लड़े थे जिहाद शामली में 1857 में। और एक और अनुयायी जो शाह वलीउल्लाह के थे, दूदू मियाँ को कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया गया था, नहीं तो वो भी पूरा, मतलब बंगाल भी पूरी तरीके से उबर उठता। अब ये पूरी जो जो सिचुएशन है, इसमें देखिए देवबंद थॉट आगे बढ़ा, और देवबंद थॉट ने उसके बाद आते आते अब 19 जो पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, सुभाष चंद्र बोस ने जो बनाई 1942 के बाद, उसके पहले जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह वाली प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, जिसको जमीयत उलमा हिंद नहीं बनाया था, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप उसके प्रेसिडेंट थे, और तमाम जो उस समय के जो जो बड़े बड़े नवाब मौलवी अब्दुल्ला थे, सिद्दीकी वो वजीर आजम थे, अफगानिस्तान गए लोग, काबुल में थे। और उसमें सब, मतलब इसके पूरा देवबंद स्कूल के उसमें सारे मौलवी थे। और उसके बाद देखिए तो जमीयत उलमा हिंद ने, मौलाना हुसैन मदनी ने जिन्ना का विरोध किया, मौलाना मौदूदी ने जिन्ना का विरोध किया, दोनों ने जिन्ना का विरोध किया कि इस्लाम के आधार पर राष्ट्र नहीं बन सकता है, ये एक विचारधारा है, ये किसी मजहब के आधार पर राष्ट्र नहीं बन सकता है, ऐसे तो कई राष्ट्र होंगे, और जो कि आज सच्चाई है। तो इसलिए ये आप देखिए कि, और इसीलिए आप ये देखिए कि जो मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना मौदूदी, ये सब इसीलिए इनको कहा जाता है शाह वलीउल्लाह से, ये कहीं ना कहीं पूरा जो इनका मतलब, क्योंकि भाई देवबंद, ये जमीयत उलमा हिंद, उसके बाद जो जमात इस्लामी बना, ये सब कहीं ना कहीं वहां से जुड़े। उसके बाद आप देखिए देवबंदियों में तो ये हो गया, बरेलवी के रजा खान जो है वो भी जी, शाह वलीउल्लाह के ग्रैंडसन, उनके स्पिरिचुअल मेंटर थे। और रजा खान बिल्कुल। जो थे वो 1856 में पैदा हुए, तो बाद में जो एक अलग हुआ, वो उसके हम रीजंस को जाने थे वो। और सर सैयद अहमद खान जो अंग्रेजों के साथ हो गए, वो भी शाह वलीउल्लाह को मानते थे। तो अब आप सोचिए, जो भी जितने भी ट्रेंड्स इस्लाम के, जी, अल्लामा इकबाल शाह वलीउल्लाह को मानते थे। तो ये जो देखिए पूरा ट्रेंड, और एक चीज और मैं मिस कर जाऊंगा,
कि जो हदीस जो तफसीर है या जो हदीस की जो अध्ययन है, उसका सेंटर अरब वर्ल्ड या पर्शियन वर्ल्ड नहीं था, वो भारत था। वो शाह वलीउल्लाह की वजह से उन्होंने विशेष तौर पे हदीस की उन्होंने एक नींव रखी कि यहाँ पर इसको स्पेशलाइजेशन करने के लिए पूरी दुनिया से लोग हदीस पढ़ने इंडिया आते थे। जो उन्होंने मदरसा दिल्ली में स्टैब्लिश किया था, और जो अभी तक नाम का है, लेकिन मतलब जो धीरे धीरे फिर वो हो गया। तो ये जो देखिए पूरी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं जो फिर 20वीं सदी में जो क्रांतियां हुई और अभी तक जो चल रहा है मामला, अभी तक देखिए जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड को ले लीजिए। मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो 1928 में हसन अल बन्ना ने बनाया। उसमें भी यही बात थी कि जिहाद का मतलब ये पूजा पाठ नमाज नहीं है, और जिहाद का मतलब है पॉलिटिकल पावर लेके और जो जो जालिम है उसके खिलाफ तलवार उठाना, बंदूक उठाना, ये जिहाद का मतलब। ये हसन अल बन्ना ने भी कहा। अमरेश साहब, पिछली एक डेढ़ सदी में या कह लीजिए 2 सदी में जिन लोगों ने सियासी इस्लाम की बातचीत की है, एक नजरिया दिया, उसमें हसन अल बन्ना की बहुत ज्यादा बातचीत होती है, ईरान के खुमैनी साहब की चर्चा होती है, उन्होंने ईरान में एक निज़ाम एस्टेब्लिश किया, हाँ। इसी तरह मौलाना मौदूदी की भी बातचीत होती है। तो या आपने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की बातचीत की कि उन्होंने तो 300 साल पहले ही इस तरह की एक थ्योरी दी थी कि क्या पॉलिटिकल निज़ाम होना चाहिए भारत के लिए, दूसरे मुल्कों के लिए। तो उन सब की और क्या चर्चा लिखा, होती और कैसे मॉडर्न इकोनॉमी होनी चाहिए। है। हाँ, मॉडर्न इकोनॉमी। तो क्या फर्क है शाह वलीउल्लाह साहब की थ्योरी में और खुमैनी साहब की थ्योरी में, हसन अल बन्ना की थ्योरी में? आज देखिए मैं इनका इनका इसमें जो फर्क है वो अपने संदर्भ का है कि वो जिस समय थे, अब कोई 18वीं सदी में था, कोई 19वीं सदी में था, कोई 20वीं सदी में था। और खुमैनी साहब तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में थे, एकदम जी, लास्ट में, जब जब सोवियत यूनियन भी ढह गया था और दुनिया में ये हो गया था कि अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि कम्युनिज्म ही लड़ता था अमेरिका के खिलाफ, तो अब कोई अमेरिका के खिलाफ लड़ने वाला नहीं है। उस समय खुमैनी साहब ने कहा नहीं, जो रेवोल्यूशनरी इस्लाम है, इसलिए उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारा राज्य शिया इस्लामिक राज्य है, उन्होंने कहा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। और उन्होंने कहा कि जो पूरा जो इस्लाम में जिहाद का कॉन्सेप्ट है, ये जिहाद को हम री इंटरप्रेट करते हैं आज के दौर में, 1990s में जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया, हम री इंटरप्रेट करते हैं कि जो साम्राज्यवाद विरोधी और औपनिवेश मतलब जो एंटी कॉलोनियल, एंटी इंपीरियलिज्म की जो फोर्सेज हैं, और जो पूरी जो दुनिया के गरीब देश हैं, मजलूम हैं, उनको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, हम हैं, हमारी एक आइडियोलॉजी है, उन्होंने रिवाइव किया खुमैनी साहब ने। तो सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। शाह वलीउल्लाह 1700 समझ लीजिए 1745 से लेकर 1762 तक जो उनका काम था। शाह अब्दुल अजीज, जिन्होंने 1803 में दारुल हर्ब का फतवा दिया, जो भारत की आजादी की जहां से नींव शुरू होती है, आधुनिक मतलब आधुनिक फ्रीडम स्ट्रगल शुरू होता है। मैं तो कहूंगा शाह अब्दुल अजीज वॉज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर इन द मॉडर्न सेंस, क्योंकि उन्होंने इस तरीके की एक विचारधारा रखी। और उसके बाद फिर 20वीं सदी में जो ये मुस्लिम ब्रदरहुड आया, और उसके बाद मौलाना मौदूदी की थिंकिंग आई, जनमत उल हिंद का अपना जो कंट्रीब्यूशन था, उबैदुल्ला सिंधी जैसे तमाम इस तरह के विचारक आए, और फिर हुसैन अहमद मदनी। अच्छा, और फिर जब मुल्क आजाद हो गए, जब पूरे एशिया और उसमें कई मुल्क आजाद हो गए 1947 में, लेकिन फिर भी वेस्ट जो है वो उनको सीधे कंट्रोल नहीं करता था, लेकिन आर्थिक रूप से उनका दोहन करता था। तो उसका काउंटरवेट यूएसएसआर था, अमेरिका था, ये था रशिया, मतलब रशिया और चाइना। और रशिया जो है 1989 में उसका मतलब वो ढह गया। अब दुनिया में अमेरिका का एक छत्र राज जो आज तक देखिए चल रहा है। अब अमेरिका समझ रहा है कि ये जो ईरान ने जो विचारधारा, जो रेवोल्यूशनरी इस्लाम की विचारधारा सब जगह से खत्म हो गई। तो इसमें एक चीज मैं आपको और बताऊं, अमेरिका ने जब देख लिया, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे हमला किया, और जो कि गलत बात, मतलब वहीं से सोवियत यूनियन का डिक्लाइन शुरू हुआ, वो कहीं ना कहीं जो कम्युनिस्ट थिंकिंग है उसके खिलाफ जाता है। तो वहीं उसके उसी समय अमेरिका ने अपना एक पॉलिटिकल इस्लाम, जिसको हम लोग कहते हैं, वो अमेरिका ने अपना एक बनाया, जिससे अलकायदा और आईसिस निकले, जिनका काम था बेसिकली मुसलमानों को, मतलब कोई उसमें कोई क्रांति करना। सबसे बड़ी बात यह थी कि आईसिस अलकायदा ने बात तो की फिलिस्तीनियों की, मतलब खासतौर पर अलकायदा ने, लेकिन कोई इस तरह के जिहाद की बात नहीं की कि सारी जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो यूनाइट होके फिलिस्तीन को लिबरेट कराए। इस तरह की बात सबसे पहले ईरान ने ही की कि भाई सबको यूनाइट होके फिलिस्तीन को लिबरेट कराना है, अल-अक्सा मस्जिद को मुक्त कराना है। ये एक एक बड़ी लड़ाई है, और जो
साम्राज्यवाद के खिलाफ भी लड़ाई है और हमारी धार्मिक लड़ाई है, राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है। हमें तीनों चीजें इससे हासिल होगी, आर्थिक स्वतंत्रता भी हासिल होगी, पॉलिटिकल लिबर्टी भी हासिल होगी और रिलीजियस तो है ही। तो ये जो पूरी बात है, इस चीज को देखिए हमको समझना है। जो जिन मुस्लिम्स के दिमाग में कंफ्यूजन है, या इवन जो इसमें मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है, जो भी इंटेलेक्चुअल थिंकर्स हैं जो ये कहते हैं कि ईस्ट से अपनी कोई थिंकिंग नहीं निकली, जो कहते हैं कि भाई मार्क्सिज्म भी है तो वेस्ट का, तो वो सारी जो चीजें हैं अच्छी बुरी सब वेस्ट से आई, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वेस्ट के अलावा जो पैरेलल, जो खास तौर पे मुस्लिम थॉट था, हिंदुओं में था अलग, लेकिन वो आज विषय नहीं है, और उनका एक संगम हुआ था 1857 में। लेकिन मुस्लिम्स में ये जो एक कंसिस्टेंट एक थ्योरी थी, सिस्टम के खिलाफ लड़ना, प्रोग्रेस, आगे बढ़ना अपने आधारों पे, पश्चिम की नकल नहीं करना, अपने आधारों पे आगे बढ़ना, ये जो सारी चीजें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करना, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अब आम मुसलमान को बताइए तो वो उसको ये सुन के उसने यही पढ़ा है कि वेस्ट, सब कुछ वेस्ट ने दिया, उसी ने रेलवे दी, आ रहा है, यूरोप से आ रहा है, ईस्ट का या मुसलमानों का कुछ है ही नहीं इस है ही सिस्टम नहीं में। एकदम। और यही चीज हमको सोचिए, आजादी के बाद 75 साल हो गए, ये आज भी सिखाया जा रहा है, आज भी हमको यही सिखाया जा रहा है। और मुस्लिम्स को जब कहा जाता है कुछ करो तो वो बम फोड़ो, ये करो, वो करो, और इस तरीके से, मतलब कोई किसी एक पर्पस के लिए नहीं, ऐसे ही बस एक जनरल। तो वो तो अमेरिका ने करवाया, क्योंकि उसको इस्लाम को बदनाम करना था, उसको इस्लाम को एक दुश्मन के रूप में खड़ा करना था सोवियत यूनियन के डिक्लाइन के बाद। लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल स्ट्रीम, आज मैं समझता हूं कि जो ईरान की जो लाइन है, ईरान की लाइन के पीछे शाह वलीउल्लाह से लेके मुस्लिम ब्रदरहुड तक के तमाम लोगों की पूरी एक लंबा इतिहास है, जिसकी वजह से, क्योंकि देखिए हमास क्या है, हमास की विचारधारा मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा से उभर के आती है। जो डिबेट हसन अल बल्ला ने, ये मतलब हसन अल बन्ना ने चलाई, जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, डेमोक्रेसी को उन्होंने माना, उन्होंने माइनॉरिटीज, इस्लामिक स्टेट माइनॉरिटीज को कैसे ट्रीट करेगा उसके बारे में अपनी थिंकिंग दी, ये सारी चीजें हैं ना उसमें, हसन अल बन्ना ने, और वो माइनॉरिटीज के राइट्स रहेंगे, सारी चीजें ये हैं। तो वो जो हमास, देखिए मुस्लिम ब्रदर, और हमास सुन्नी फोर्स है, तो मुस्लिम ब्रदरहुड की थिंकिंग से हमास, और उधर जो ह्यूमैनिज्म है उसकी जो क्रांतिकारी थिंकिंग है वो, तो इन दोनों का तो गठजोड़ ही आज अमेरिका इजराइल को चैलेंज दे रहा है ना। और इन दोनों के गठजोड़ के पीछे देखिए कहीं पूरा साया है शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज से लेके तमाम जो भारत के, साउथ एशिया के जो इस्लामिक थिंकर्स और एक्टिविस्ट थे। जी बिल्कुल। अमरीश साहब, शाहरुल्लाह साहब के बारे में आपने इतनी सारी बातचीत की, लेकिन इंडिया में ज्यादातर मैं देखता हूँ या पाकिस्तान में, तो शाहरुल्लाह साहब की आइडियोलॉजी या उनकी जो थिंकिंग है उसको इल्म हदीस तक तो देखा जाता है, या इल्म तफसीर तक, लेकिन सियासी आइडियोलॉजी को लेकर के बातचीत नहीं होती है, ना उनका जिक्र क्या आता है, ना इस तरह के लेक्चर्स का एहतमाम क्या आता है कि शाहरुल्लाह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या थी, क्या उन्होंने निजाम दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, इस गैप की वजह क्या है? नहीं, इसकी देखिए सबसे बड़ी वजह यह है कि 1857 में हम लोग हार गए। देखिए और हारे भी नहीं, मतलब 50% जीते, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म किया, लेकिन जो उसका जो बेसिक मकसद था कि एक हम एक अपना भारत, ये एक नया, अमरीश जी, आपने कहा कि 1857 में हम 50% हारे, 50% जीते, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म किया। मैं चाहूंगा तो इसको एक्सप्लेन कीजिए कि 1857 से पहले किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, 1857 के बाद क्या कंपनी का राज खत्म हुआ, डायरेक्ट ब्रिटिश एम्पायर ने लिया, क्या है पूरा वो बैकग्राउंड? तो देखिए उसमें यह था कि जो 1857 के पहले 1765 से लेके ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में डायरेक्टली रूल नहीं करती थी, वो रूल करती थी मुगल एम्परर के ही नाम पे। लेकिन वो मुगल एम्परर की सुनती नहीं थी, वो उनको और उनकी पावर कम करती चली जा रही थी। और पूरा जो देखिए डुगडुगी बजती थी वो ये बजती थी, खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म कंपनी बहादुर का। और ये जो थी, और भारत से इन्होंने क्या किया कि जो, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट इनको मिल गई, टैक्स कलेक्टिंग राइट्स, तो इन्होंने जो जो पहले जो ट्रेड होता था कि यूरोप का सारा सोना भारत आता था, क्योंकि भारत माल भेजता था, भारत के पास सबसे अच्छे माल थे, और दुनिया से भारत को कोई जरूरत नहीं थी किसी चीज की। तो भारत से जो बाहर जाती थी चीजें, चाहे वो क्लोथ्स हो, चाहे वो स्पाइसेस हो, चाहे वो तमाम तरीके, जो इतना बड़ा ट्रेड जो जिसकी वजह से यूरोपियन सब यहाँ आए, उससे भारत के यहाँ सोना, और भारत सोने में पेमेंट लेता था।
तो वो सारा आता था। लेकिन जब राज्य आपका नहीं रहा, जब पॉलिटिकल आपका राज्य खत्म हो गया, मुगल अंपायर जो था, उसके बाद ये सारी चीजें डिसेंट्रलाइज हो गई, ये हो गई, और फिर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन पे कब्जा कर लिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि जो टैक्स वो लेते थे भारत से, वही पैसा वो लगाते थे भारत के। जैसे हमने आपसे 10 रुपए लिए और उसी 10 रुपए में अपने जेब से एक पैसा नहीं लगाया, उसी 10 रुपए में से 3 रुपए आपको दे दिए कि तुम ये कपड़ा बना के हमको दो, और फिर हमने उसको 300 रुपए में बेचा। ये जो देखिए वो थी कि हमारे ही टैक्स, उनका इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, हमारे यहाँ पैसा आना बंद हो गया, हमारे यहाँ से पैसा केवल जाता रहा, एक छोटा सा हमको हिस्सा बस हमको मिलता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ये करती थी। उसके बाद उसने और भी बहुत सारी चीजें की कि फिर भारत से कोई भी ट्रेड करेगा, पहले फ्रांस से ट्रेड होता था, इटली से ट्रेड होता था, तो उन्होंने कहा जो भी भारत से ट्रेड करेगा वो हमारे थ्रू करेगा, हम हमारा सोना, अपना सोना हमारे यहाँ जमा करे इंग्लैंड में, वहां से हम प्रोमिसरी नोट इश्यू करेंगे, फिर उसका पेमेंट रुपी में इंडियन ट्रेडर्स को मिलेगा, जिससे पूरी व्यवस्था ही खराब हो गई, जिससे भारत से में सोना आना बंद हो गया। तो ये देखिए जो पूरी चीज थी, तो भारत ने ये रूल तो खत्म किया 1857 में, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म किया, लेकिन ब्रिटिश क्राउन का रूल आ गया, और ब्रिटिश क्राउन ने ये सारी जो प्रैक्टिसेस थी, इन सारी चीजों को तो उन्होंने हटाया, लेकिन एक नई चीज वो ले आए कि जो यूरोप का जो माल था, कि यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, भारत के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को खत्म किया गया, यहाँ के वीवर्स को, यहाँ की इंडस्ट्रीज को, सब। तो अब उसके बाद उनके 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 माल का डंपिंग ग्राउंड भारत बन गया, कि जो बाहर से, जो इंग्लैंड में, जो मैनचेस्टर में जो कपड़े बनते थे, वो भारतीय पहनेंगे, और भारत से जो कपड़े जाते थे। इसीलिए अब देखिए कि जब भारत विश्व ट्रेड का 20% भारत के हाथ में था 1720 में, तो 1857 तक आते आते वो 2% रह गया था। तो ये देखिए मेजर फर्क था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में और अंग्रेजों के रूल, जो ब्रिटिश क्राउन ने। बिल्कुल। तो ये आपने बेसिक फ़र्क बताया, लेकिन जो आप पहले बता रहे थे, जो मेरा मेरा सवाल था कि क्यों शाह वलीउल्लाह की आइडियोलॉजी, उनकी जो सियासी थ्योरी है, उस पर काम नहीं हो सका, और किस तरह मौजूदा दौर में उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, ज़रूरत है, उसको कैसे अमली जामा पहनाया जा सकता है? ये देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इसमें मैं खुद मैंने कई लोगों से, एक समय जमीयत उलमा हिंद के भी लोगों से बातचीत की थी कि कैसे इस काम को किया जाए, और ये ऐसा, मतलब उनका, क्योंकि अरबिक में उनका हुज्जतुल बलीगा है, और जी। उसको लेके उर्दू ट्रांसलेशन भी शायद उसका हुआ है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी में जरूरी है, और उसमें से वो जो जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक थॉट्स हैं उनको निकाल के पब्लिश करना, क्योंकि अब रिलीजियस थॉट्स और उसका एक वो अलग पहलू है, जो पूरे समाज के लिए, पूरे भारतीय सभ्यता के लिए जो उन्होंने बातें कही थी, कैसे वो आगे बढ़े, उन सारी चीजों को निकाल के आज पढ़ाना जरूरी है। अच्छा, क्यों हुआ वो मैंने आपको बताया कि जब 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी तो चली गई, लेकिन जो हमारा राज आना था, जो बहादुर शाह जफर का चार्टर था, जिसमें ये प्रॉमिस किया गया था हम उसी तरीके से प्रोग्रेस करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन अपना करेंगे, हम किसी भी बाहरी देश से कुछ भी नहीं लेंगे, हम अपना खुद, वो सारी चीजें खत्म हो गई। तो भाई शाह वलीउल्लाह की विचारधारा भी फिर एक तरह से वो, हालांकि देवबंद बना, उसने जारी रखी, उसने एक करंट जारी रखा, और लेकिन एक बड़ा गैप आ गया 1857 के बाद, और फिर 1916 तक आते आते जो महात्मा गांधी उभरे, उन्होंने अली ब्रदर्स के साथ एक अलायंस किया, खिलाफत अलायंस, वो तब जाके थोड़ा सा वो रिवाइव हुआ, लेकिन वो एजेंडा, वो रिवाइव कायदे से नहीं हो पाया। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ी बात कि मुल्क तकसीम हो गया। अब जब मुल्क तकसीम हो गया तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा फिर मुस्लिम वर्सेस हिंदू हो गया, कि भाई ये थॉट मुस्लिम है, ये थॉट हिंदू है, और ये जो पूरा, और इससे पूरा यहाँ पर हिंदुस्तानी समाज में, मैं ये मानता हूँ कि शाह वलीउल्लाह और तमाम जो उनके बाद के क्रांतिकारी थिंकर्स और एक्टिविस्ट और रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, उनकी लेगेसी को ना मान के हिंदुओं को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि हिंदू भी उसको पूरा एक, मतलब उनके पास भी कोई ऐसा, उनको ये जानकारी नहीं कि हमारी परंपरा में ऐसे लोग थे। उनको भाई आप पहले उनको हिंदुस्तानी तो मानो, अब वो आप कहोगे कि वो पाकिस्तान है, अब मौलाना मौदूदी वहां चले गए तो कौन रहा, यहाँ रह गया, तो ये बड़ा कंफ्यूजन है। इसलिए आज देखिए बहुत जरूरी है कि ये चीज बताना कि ये हमारी लेगेसी है, शाह वलीउल्लाह हमारे, शाह अब्दुल अजीज हमारे हैं, भारत के, और हमें जो है इनके विचारधाराओं को पूरे समाज
में 1857 हुआ था, उसको स्टार्टिंग पॉइंट मान के, और उसका जो चार्टर है, जो दिल्ली डिक्लेरेशन था, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी कही गई थी जो बाद में कुछ चीजें पंडित नेहरू ने भी ली, लेकिन पूरी तरीके से वो एजेंडा इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो ये जो एक सारी बात है, इन चीजों को हमको समझना होगा, और आज जो जंग चल रही है खासतौर पे फिलिस्तीन में, उसके साथ अपना रिश्ता बनाना होगा कि हमारा रिश्ता इनके साथ है। अभी भी भारत को, अगर भारत को आजाद रहना है, क्योंकि देखिए दुनिया में फिर से जो अमेरिकन पावर्स हैं, जो इजरायली फोर्सेस हैं, जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, अब अंग्रेज नहीं, अब अंग्रेज उतने ताकतवर नहीं है, उन्होंने अपनी सारी ताकत सब कुछ अमेरिका को दे दिया। तो अमेरिका वगैरह फिर से देखिए दुनिया को कॉलोनाइज करने की तरफ बढ़ रहे हैं। गाजा में खुलेआम इस तरह के कहने की किसी की हिम्मत नहीं थी पहले, कि उनके लोगों को हम डिस्प्लेस कर देंगे और उसको हम खरीद लेंगे और वहां हम रिजॉर्ट बना देंगे। ये जो सारी थिंकिंग है, ये वही थिंकिंग है जो अंग्रेजों की थिंकिंग थी 19वीं सदी में, कि पूरी दुनिया जो है हमारी जागीर है, और हम जो है उसको जिस तरह से चाहे हम चलाएंगे, और मकसद था लूटना, अपने अपने घर को भरना। ये फिर लौट रहा है, और आज के दौर में ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को समझे, इंडियन मुस्लिम समझे, इंडियंस इन जनरल समझे कि ये देखिए हमारी लेगेसी, और इस आधार पे हमको आगे चलना हो। ये है। आपने इंडिया की बातचीत की और कहा कि फलस्तीन के साथ रहना जरूरी है, लेकिन जो इंडिया है उसकी जो पॉलिसी है वो ज्यादातर फलस्तीन के बजाय इजराइल के साथ मिली हुई है, और अरबों के दबाव में, कह लीजिए अरब देशों से ताल्लुकात को बाकी रखने के लिए इंडिया की तरफ से कभी कभी फलस्तीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया जाता है। खुद इंडिया में फलस्तीन का नाम लेना जुर्म बन गया है, फलस्तीन का झंडा पोस्ट करने पर जेल में भेज दिया जाता है, एक किसी भी तरह के प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी जाती है। तो इंडिया की जो सरकार है इसराइल से क्यों करीब हो रही है? क्यों इंडिया की जो हुकूमत है वो इसराइल के साथ होने वाले ताल्लुकात से खतरात को नहीं समझ रही है? ये देखिए अभी जो इंडिया में हुकूमत है, वो ये मैं मानता हूं कि वो जिस विचारधारा पे चल रही है, वो 1857 की विरोधी विचारधारा है। वो अंग्रेजों के साथ जो लोग मिले थे, जो मुखबिरी किए थे, उनकी विचारधारा है। क्योंकि आप जब हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे, तो आप ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जब हिंदू मुस्लिम होगा तो देखिए मुल्क तकसीम हो गया। हिंदू मुस्लिम ये करने में हम एक यूनिफाइड इंडिया, हम खड़े नहीं रह सकते हैं वेस्ट के सामने। अभी देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कीमत चुकाई इसकी, अभी इजराइल के साथ होने की, कि ट्रंप के पास वो गए, और ट्रंप जो मोदी को अपना दोस्त कहता था, सब कुछ कहता था, उसने एक्चुअली, आप देखिए प्रधानमंत्री बिल्कुल घिग्गी बंधी हुई है, उनके सामने बैठे हैं, और ट्रंप उनको डिक्टेट कर रहा है कि भारत में बहुत ज्यादा ड्यूटी भारत लगाता है अमेरिकन गुड्स पे, उसको स्लैश करना होगा, उसको ये कि नहीं तो हम टैरिफ्स लगा देंगे, हम भी। अभी ये पूरी लड़ाई मुझे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की याद आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो यही करती थी कि जो बाहर से माल आता था यूरोप से, उस पर ड्यूटी कम लगाती थी, और जो भारत से माल जाता था उस पर ड्यूटी ज्यादा होती थी। इसीलिए भारत में इंडस्ट्रीज खत्म हुई। और आप ये देखिए जो मुगल एरा में जो था, मुगल एरा में तो भारत बाहर से कुछ मंगाते ही नहीं था, उसको जरूरत ही नहीं थी। उसको जो चीजें थी वो अपने आप ही यहाँ यहाँ सारी चीजें बनती थी, और इसीलिए आप इतने इतने अमीर थे, आप सोने की चिड़िया कहलाते थे। तो ये जो पूरी बात है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर लाई, उसके बाद आज फिर से वो बातें हो रही कि जो बाहर से माल आए वो सस्ता हो, जो भारत का माल जो बाहर जाए वो महंगा हो जाएगा। अब ये जो पूरी एक सिचुएशन है, वो अल्टीमेटली हमको ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ेगा, हमारा जो सब कुछ, ये जो आधारभूत समस्या है, इससे 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 आपको लड़ना होगा। और ये वैचारिक लड़ाई हमारी आरएसएस बीजेपी से केवल सांप्रदायिकता के साथ, वो तो है ही लड़ाई, लेकिन सांप्रदायिकता के पीछे जो आर्थिक लॉजिक है कि हमें आर्थिक विपन्नता का सामना करना पड़ेगा, जो भारत ने अचीव किया आजाद होने के बाद 1947 के बाद, और भी कर सकते थे हम, लेकिन जितना भी अचीव किया वो भी हम खो दें क्या? अब हम ये स्थिति बन जाए भाई, एक समय ये था कि बाहर से, आप देखिए आपको याद होगा 1991 के पहले बाहर से बहुत चीजें नहीं आ सकती थी, उन पे हाई ड्यूटीज थी। भारत जैसा भी था एक खुशहाल, मतलब एक उसमें एकता थी, उसमें कभी बिल्कुल। कभी झगड़े होते थे लेकिन एकता थी, उसका अपना इंडस्ट्रियल बेस था, इतनी सारी इंडस्ट्रीज हमारी थी। वो सारी चीजें खत्म हुई, और आज की स्थिति ये है कि आज हमको अमेरिका डिक्टेट कर रहा है। और ये कल को क्या होगा? कल को ये होगा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज यहाँ, चाहे एप्पल लगाए, चाहे टेस्ला लगाए, चाहे ये लगाए, उसमें कुछ लोगों को रोजगार भी मिल जाए, लेकिन ओवरऑल
इंडिया के रिसोर्सेस का दोहन होगा और इंडिया के अपने इंडस्ट्रीज का क्या होगा। कभी ये सोचा है किसी ने कि यहाँ पर हम क्या मोटरसाइकिल नहीं बना सकते? पहले बनती थी हमारे, पहले हमारे यहाँ बुलेट वगैरह बनती थी, लेकिन अब आज जो स्थिति है कि इंडियन ऑटोमोबाइल्स पीछे चली गई और वेस्टर्न ऑटोमोबाइल, तो उसी तरीके से आप देखिए तो बहुत सारे सेक्टर्स में ऐसे ही हुआ है। ये बिल्कुल। पूरा जो तो है ये इंडिया की बहुत जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा पीछे जाएगी, बाहर की जो इंडस्ट्री है वो अपना आगे बढ़ाएगी और यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा पूरा जो मामला है जी, ट्रेड जी, का। जी, पूरा। तो यही मैं कह रहा हूँ, तो ये जो है आज की जो हुकूमत है वो कहीं ना कहीं इस रास्ते पे चल रही है। अब इस रास्ते पे और इस रास्ते पे चल के हम अ, बर्बादी देख चुके हैं। इस नहीं, रास्ते बात पे तो चल यही आ गई, वो आपने कहा ना ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पर रूल कर रही थी और इस वक्त अमेरिका में जो हुकूमत है, बिजनेसमैन की हुकूमत है, ट्रम्प खुद बिजनेसमैन और उनके जो राइट हैंड है एलन मस्क, वो अपने बिजनेस के एम्पायर को पूरी दुनिया में बढ़ाना चाह रहे हैं, वो डील कर रहे हैं ट्रम्प के साथ बैठ करके। तो एक तरह से फिर जो बिजनेसमैन है, जो कंपनी है, वो इंडिया में हावी होती जा रही है ट्रेड में। बिल्कुल बिल्कुल, यही यही खतरा, यही सबसे बड़ा खतरा है कि आज के दौर में कई, और पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब तो कई ऐसी कंपनीज आएंगी। और अभी जो अडानी अंबानी जो हैं अपने बल पे खड़े, इनको देखिए, इनके पास वो आधार नहीं है भाई। जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, जो पहले इंडिया की ताकत थी कि हम अपना कोयला खुद हम निकालते थे, हम स्टील अपना खुद बनाते थे, हम अपने, हमारे पास इंश्योरेंस नेशनलाइज थी, हमारे बैंक्स नेशनलाइज थे। अब सब प्राइवेटाइज हो गया है, और जब सब प्राइवेटाइज हो गया है तो उसको विदेशी कंपनी क्यों नहीं खरीदेंगी? और जिस दिन खरीद लिया उस दिन आपका क्या हो जाएगा? अभी ऐसे ही बहुत कम हो गया है। आपने जो अपने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज थी वो बेच दी, लेकिन अभी आप नवरत्न जो है 9 ऐसे अभी आप नहीं बेच रहे हैं, लेकिन कल को बेचने की स्थिति आ जाएगी तो क्या होगा? अगर दबाव पड़ेगा आप पे, अगर इस तरह से आप झुकते रहे, तो ये बिल्कुल। जो देखिए, ये पूरे, ये आज फिर से हमारे सामने वही संकट है जो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद हुआ था कि अब भारत क्या करे आगे। भारत या तो विदेशों का गुलाम बने या फिर क्रांति करके कुछ अपना स्वतंत्र रास्ता ले। बिल्कुल। अमरीश जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह में इतनी दिलचस्पी क्यों हुई आपकी? क्यों आपने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया? इतना रिसर्च किया आपने, इतनी सारी मालूमात और ख़ास तौर पर उनकी जो सियासी फ़िक्र थी, उस पर आप काम कर रहे हैं और आज के ज़माने में उसकी ज़रूरत भी है। देखिए, मैं एक राष्ट्रवादी हूँ और मैं राष्ट्रवादी बीजेपी वाला राष्ट्रवादी नहीं हूँ, 1857 की लाइन का हूँ। और वो मेरे परिवार से चीजें जुड़ी हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो अभी, क्योंकि मैं देखिए अवध का ब्राह्मण हूँ, हम लोगों ने बेगम हजरत महल के लिए हमारे पूर्वजों ने खून बहाया, और जी। वो चीज हम लोग कभी भी हमारे यहाँ जो एक पूरी परंपरा रही है वो यही रही कि भाई जो 1857 वो रेड लाइन है, उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता है। उसमें अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात थी तो थी, और धार्मिक यूनिटी की बात थी कि हमारा, और उसका देखिए नारा था उस समय, ब्राह्मण ये बात कहते थे कि एक पिता के दुई पुत्र, एक हिंदू दूसर तुर्क। ये पूरा नारा था, और हिंदुओं का नारा था ये। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस पूरी सिचुएशन से आज हम कहाँ आ गए हैं, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि अगर हम देखिए शाह वलीउल्लाह जैसे थिंकर्स, शाह अब्दुल अजीज, अगर हम ये सब इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गए, लंबी लड़ाई होगी जो भी होगी, अगर हम ये सारी चीजें इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गए और हम इसको लेके गांव भी जा रहे हैं, गांव में भी लोगों को, हिंदुओं के गांव में बता रहे हैं, एक पूरे बेल्ट में अवध की, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इन विचारधाराओं को मैं इसीलिए इनसे आकर्षित हुआ कि ये भारत को गुलामी से बचाएंगे। मेन चीज ये गुलामी से बचाएंगे। ये जो बिल शाह वलीउल्लाह की विचारधारा है, शाह अब्दुल अजीज की विचारधारा है, ये हिंदुस्तान को गुलामी से बचाएंगी, सीधी बात है। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया अमरेश जी, आपने वक़्त दिया और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की 322वीं यानी 322nd सेकंड। जो बर्थ एनिवर्सरी है, उस पर हम लोगों ने गुफ्तगू की और आज के दौर में उनकी जो सियासी फ़िक्र थी, उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको नाफ़िज़ किया जाए, उसके दायरे में काम किया जाए, तो आज भी इंडिया दुनिया के तमाम मुल्कों से आगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है। खुद जब मुगल एरा में जो इंडिया था, वो दुनिया के बहुत ज़्यादा तरक्की याफ़्ता और पावरफुल मुल्कों में एक था। इसकी आर्मी, इसकी ट्रेड, इसकी बिज़नेस सबकी दुनिया भर में वैल्यू थी और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, वो
अमरीयत के खिलाफ थे, वो बादशाहत के खिलाफ थे, बल्कि एक सियासी निज़ाम चाह रहे थे जिसमें सभी की शिरकत हो, समाज का प्रोग्रेस हो। और उस हवाले से तफसील से बातचीत की, खासतौर पर ये भी कि जो आजकल कई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर बहस होती है इस्लाम में, जैसे ईरान के इमाम खुमैनी की या हसन अल बन्ना रहमतुल्लाह अलैह की, या इंडिया में मौलाना मौदूदी और पाकिस्तान में इनकी गुफ्तगू होती है, तो ये सब शाह वलीउल्लाह की फ़िक्र से ही ली गई चीज़ें हैं और उनकी जो शख्सियत है वो मरकज़ी शख्सियत है, तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। कुछ जगहों पर काम हो भी रहा है, जैसे अमरीश साहब, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब हैं, तो उनके यहाँ एक इदारा जिसका नाम ही है शाह वलीउल्लाह करके, और वहाँ हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा पढ़ाई जाती है बाज़ाब्ता 2 साल में, और बच्चों को इस फ़िक्र से आशना किया जाता है। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की, इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो बहुत शुक्रिया अमरीश साहब, आपने वक़्त दिया, इस पूरे मौज़ू पर बातचीत की। आप लोगों को कैसी लगी हमारी गुफ्तगू, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। और एक और बात जो मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ, वो ये कि अमरीश मिश्रा साहब हिंदुस्तान में वाहिद ऐसे शख्स हैं जो फ़लस्तीन के मसले पर, हमास के मसले पर खुलकर बोलते हैं, गुफ्तगू करते हैं इंटरव्यूज़ में अपने चैनल पर, और इनके चैनल को कई मर्तबा यूट्यूब ने सस्पेंड कर दिया, लेकिन हिम्मत नहीं हारते हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। तो इनका जो मौजूदा चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप सब जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। ट्विटर पर अमरीश मिश्रा जी को कई मर्तबा सस्पेंड किया गया, इनके अकाउंट को डिलीट किया गया, लेकिन वहाँ नए अकाउंट बने हैं, तो ट्विटर पर इनको फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इसका लिंक भेजिए, और फ़लस्तीन की, पूरे मिडिल ईस्ट की, मशरिक़ वस्ता की अगर हकीकत पर मबनी खबरें आपको जाननी है, सच्चाई जाननी है, सही तज्ज़िया जानना है, तो अमरीश मिश्रा जी से ज़रूर आप कनेक्ट रहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।